नमस्कार, आप सभी को। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल अपना मगध। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज पूरे धरती पे दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से वनों की कटाई हो रही है, उस कारण बस हमारे जीवन पर बहुत ही ज्यादा इसका गहरा असर पड़ रहा है। आज लोग जहां पे 100 पेड़ काटते, वहां पे छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पौधे लगा करके ऑक्सीजन बचाने की बात करते हैं। आज हम लोग एक जगह पे पहुंचे हुए जो कि राजगीर क्षेत्र के जला देवी मंदिर के पास आज एक कार्यक्रम चल रहा है, बोधि वृक्ष कॉरिडोर निर्माण सह पदयात्रा। यह यात्रा 27 जुलाई 2024 में कार्यक्रम के जो मेन कह सकते हैं कि मेन व्यक्ति जो जिनके योगदान में, जिनके नेतृत्व में 30 को से लेकर के आज जाकर के कार्यक्रम का समापन होना था, जो कि राजगीर जो पवित्र स्थल है, जिनको कह सकते हैं सत्य सनातन धर्म की नगरी है, ये बुद्ध की नगरी है, जैन की नगरी है। विभिन्न राजगीर के बारे में कह सकते हैं कि इसका इतिहास, भूगोल और नागरिक तीनों बहुत मजबूत है। जहां तक की बात की जाए तो इस क्षेत्र का जो इतिहास है, माना जाता है कि बौद्ध कालीन से पहले महाभारत कालीन से चलते आया है। यहाँ की अगर नागरिकता की बात की जाए तो यहाँ के ऐसे व्यक्ति जो कि अपने राजनीति के कारण दो राज्य का राज्यपाल बन चुके हैं। यहाँ का अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ आपको दिखाई देगा, यानी कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। आज हमारे बीच जो इस कार्यक्रम को लेकर के जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 27 जुलाई से पदयात्रा पे निकले हैं, हम सभी लोगों से मिलेंगे एक एक करके और उनसे जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का उनके पीछे क्या मंशा था। तो आइए हम लोग पहले आदरणीय धर्मेंद्र सर हैं, थोड़ा सा इनसे बैठ करके बात करेंगे। थोड़ा सा सर बताइए जरा सा एक बार, जो अपने मन में ठाना कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए समाज के लिए, आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है सर? देखिए, हम पेशा से होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और मैं यह पीपल नीम तुलसी अभियान 1991 से चला रहा हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, तो एक सब्जेक्ट है हम लोगों का सोशल प्रिवेंटिव ऑफ मेडिसिन, जिसमें यह पढ़ाया जाता है कि हमको किस तरह का पानी चाहिए, किस तरह का भोजन चाहिए, किस तरह का वस्त्र चाहिए, किस तरह का घर चाहिए, कैसा हम सांस लेवें। उसी दरमियान में हमारा मन में आया एडिटोरियल पढ़ने के बाद, या फिर जो वर्तमान उस समय का यह मुझे आभास हुआ कि सोशल मेडिसिन में सबसे पहले शुद्ध प्राणवायु की जरूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो प्राणवायु का स्तर है वो विषाक्त होते जा रहा है। इसे तो पर्यावरण के क्षेत्र में जलवायु भी विषाक्त हो रहा है, जलस्तर नीचे जा रहा है, तापमान बढ़ते जा रहा है, कई आयामों पर वायु प्रदूषण कहिए, ध्वनि प्रदूषण कहिए, जितना भी प्रदूषण का आयाम है वो प्रदूषित होते जा रहा है। उसी के दरमियान में हमने पीपल नीम तुलसी अभियान चला रहा था, लेकिन जैसे ही ये बिहार सरकार के द्वारा जब ये घोषणा हुआ बुद्ध सर्किट कि जिस रास्ते से बुद्ध गए थे उसको बुद्ध सर्किट रोड से जोड़ा जाए, तब से मेरे मन में था कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला। गौतम जो है, गौतम से कपिल वस्तु से गौतम था, गौतम के अपने महल के पूर्वी दरवाजे से उन्होंने पहला कदम रख करके राजपाट को छोड़ करके उन्होंने बाहर निकला था सन्यासी जीवन। हाँ, घूमते घामते उनको पिपली वन में, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हमको अभी अपने आप में एक याद आता है कि गांव हो या शहर हो, कम से कम वातावरण ही प्रदूषित हो गया है, वातावरण से ही बौद्धिकता गायब हो गया है, जिसके चलते आम प्रकार के मानव में विकार, पशुओं में विकार, पक्षुओं में विकार, जीवों में विकार, ये सभी में जो विकार उत्पन्न हो गया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक वृक्ष लगते हैं। पहले वातावरण को बौद्धिक बनाना होगा, तब आम नागरिक, पशु पक्षी बौद्धिक हो पाएंगे। उसी दरम्यान में मेरे मन में आया कि एक पदयात्रा निकाल करके एक अनुभव किया जाए कि जब बुद्ध राजमहल छोड़ के निकल सकते हैं, तो हम भी उसी मिट्टी के, उसी पानी के, उसी हमारा भी यह शरीर है, तो हमें भी एक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ऐसे में 17 जून को 1 किलोमीटर का पदयात्रा मेरा मुजफ्फरपुर में था, जिसमें अमित मार्कंडेय जी थे, कलाकार हैं, नाटककार, कठपुतली नाटककार हैं सुनील जी, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं इसमें। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि क्यों ना हम लोग फर्स्ट फेज में इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। तो 4 दिवसीय यह अभियान पूरा गया से लेकर के राजगीर तक है, और यह अभियान आपको लुम्बिनी तक इसी तरह
3 फेज से 4 फेज में आगे जाएगा। मतलब गया से लेकर राजगीर तक सर आपका ठहराव कितने जगह पे मतलब हुआ है, मतलब इस तरह के कार्यक्रम को लेकर? 3 जगह, आज चौथा ठहराव है। मतलब बीच में रात्रि विश्राम भी आपका कहीं कहीं हुआ? हाँ, रात्रि विश्राम हम लोगों का वजीरगंज में हुआ, सिसुआ में हुआ, नादरीगंज में हुआ और आज राजगीर में होगा। तो सर आपके साथ इस मुहिम में कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं? मतलब ऐसे मेरे मुहिम में तो अन्य बिहार के भी अन्य जिला से हैं। मेरे मुहिम में आपके सीमावर्ती देश नेपाल भूटान के भी नैतिक समर्थन है और फिर उड़ीसा से है, उत्तर प्रदेश से है, आसाम से है, राजस्थान से है, गुजरात से है। ये तमाम जगह से हमारा नैतिक समर्थन है। सब लोग सब तरह का समर्थन नहीं कर पाते, लेकिन नैतिक समर्थन पूरे देश और अन्य देशों से है और खास करके बिहार के कई जिलों से है, जैसे वैशाली से है, डॉक्टर रवि प्रकाश जी आपका सुपौल से है, समझे ना, ये मेरठ से है, मोहनलाल राय जी है, नेपाल सिंह जी ये मुरादाबाद से है। अब ये देखिए उड़ीसा से हमारे साथ 100 पीपल लेके आए हैं। अच्छा, 100 पीपल लेकर के उड़ीसा से आए हैं? हाँ आए हैं, मैंने इसे समर्थन के लिए। तो बहुत बहुत सराहनीय कार्य सर। कि जिनको जो बन पड़ रहा है इस अभियान में, हमें तन मन धन से जिनको जिसमें जितनी श्रद्धा है, जिसमें जितना मतलब जिनको लग रहा है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए कुछ करना चाहिए, वो आपके साथ इस मुहिम में मतलब जुड़ रहे हैं? मुहिम में हमारे साथ, क्योंकि आने वाले परिवेश में हम सब जान रहे हैं कि कोरोना काल में अर्थ रहते हुए भी हम अपने जान को सुरक्षित नहीं कर पाए। अभी सर पिछले जून में तापमान में भी हम त्राहिमाम थे, तमाम आम पशु पक्षी, 47 डिग्री तापमान चल गया था। लेकिन यह हम जानते हैं कि प्रति वर्ष 2 डिग्री तापमान आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी संभावना लगती है कि 25 में 47 है तो 49 हो जाएगा और 26 आते आते 51 पार कर जाएगा। जब 50 से आगे पार करेगा तो जिस तरह से चावल जो हम लोग बनाने के लिए खौलाते हैं, उस तरह से आदमी खोलने लगेगा, जो स्थिति बनने वाली है। इसलिए उससे बचने के लिए उस समय आर्थिक कितना ही बड़ा आर्थिक संपन्न है, वह उनको नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हम तमाम लोगों को प्रकृति धर्म के प्रति, हर एक घर से प्रकृति धर्म की चर्चा होनी चाहिए। प्रकृति के प्रति लोगों में जब तक संवेदनशीलता नहीं आएगा तब तक न हम सुरक्षित हैं, न मेरे आने वाला पीढ़ी सुरक्षित है, न इस धरती पर रहने वाले तमाम जीव जंतु पशु पक्षी सुरक्षित है। सर अभी देखा जा रहा है कि अभी अपने यहाँ सावन चल रहा है, सावन का महीना है और इस सावन मेला में सर अपने राजगीर पचमा जो पहाड़ है, वो सिद्धनाथ मंदिर वहाँ बहुत विख्यात है, पूरे बिहार प्रदेश कह सकते हैं, बहुत ही विभिन्न जगह के लोग आते हैं। एक चीज सर हमने केयर किया है कि कल भी देखिए हम सोमवार को गए थे वहां पे पहाड़ पे, तो हमने क्या देखा सर कि लोग जो हैं पहाड़ों पर जो स्थित बेल है उनके पत्र को तोड़ करके शिवालय पे जाकर के चढ़ा रहे हैं और पेड़ लगाने में वो जो है असमर्थ दिखाई दे रहे हैं सर। तो उनके लिए जैसा कुछ मैसेज छोड़ दीजिए मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि जितना तोड़ते हैं उससे ज्यादा लगाने का अगर क्षमता रखे तभी बेलपत्र को तोड़े, तब जाकर के आपका शिवजी भी वो ग्रहण करेंगे। देखिए चैते बेल एगो है कि हर एक सीजन में क्या खाना चाहिए। चैत में बेल खाने से आदमी स्वस्थ रहता है और पूरा चैत आदमी को बेल खाना चाहिए, समझे ना। हम जब बचपन में थे तो हमें रोज एक हम बेल खाते थे। आज भी हमारा चैत में गांव में हमारा पेड़ है तो रोज एक हम बेल खाते हैं। तो मैं अब जब अपने गांव जाता हूं तो लोग कहता है कि एगो बेलवा दीजिए ना डॉक्टर साहब, तो हम उसको बेल नहीं देते, हम उसको 5 गो बिया देते हैं। जिला पिता के पहले दरवाजा पर रोपो को है ना, हमारे गाँव में एक बेले है, अगर हम बेल बांट देंगे तो सबको एक को बांट देंगे। आप वही हम बता रहे हैं। मैंने आपको कहा कि प्रकृति धर्म के प्रति लोगों को संवेदनशील होना होगा। धर्म के प्रति लोग संवेदनशील है, लेकिन प्रकृति धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं आज से नहीं, पिछले 5 वर्षों से मैं एक नारा लगा रहा हूँ कि 1 लोटा आप पानी घर से लेके निकलिए, आधा लोटा पानी शिवालय में, आधा लोटा पानी फलदार वृक्ष में। प्रसाद कहाँ मिलेगा? सही बात। उन्हीं से मैं पूछता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। और जहां तक आप बेलपत्तर की बात कर रहे हैं, ये जो एक कड़ी चल चुकी है, वहां समस्या का समाधान
नहीं होने वाला है। चाहे बेलपत्र चढ़ाइए, चाहे पानी चढ़ाइए, चाहे कुछ भी चढ़ाइए, उसको हम कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे। लेकिन पिछले कई पीढ़ी से ये परंपरा चलते आ रही है, फिर भी पंच पहाड़ हरियाली नहीं है, फिर भी ब्रह्म कुंड का जो स्रोत है वो बंद हो जा रहा है, कल्याण नहीं हो पा रहा। तो कल्याण तभी होगा जबकि तमाम जो पौराणिक पौधा है उसके प्रति संवेदनशील होना होगा और हर एक घर से प्रकृति धर्म के प्रति संवेदनशीलता लाना होगा। हम जो आम खा रहे हैं, अभी जामुन खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, या जो भी खा रहे हैं, उस बीज को कहाँ बेच रहे हैं, फेंक रहे हैं डस्टबिन में। अब जब मैं बाजार जाता हूं तो मैं सड़ा हुआ आम लेके जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि सड़ा हुआ काम करिएगा। हम कहे कि उसमें ज्यादा स्वाद है, उस आम में तो उतना ही देरी स्वाद है, लेकिन इस सड़ा हुआ आम में जितना स्वाद है और जितना आनंद है वो पके हुए आम में नहीं है। क्योंकि उस आंठी को गाड़ने के बाद उसमें कितना आम निकलेगा, कितने मानव खाएंगे, कितने पक्षी खाएंगे, कितने पशु खाएंगे। इसलिए मैं यह भी कहता हूं कि प्रकृति धर्म के प्रति में यह भी है कि हम जो फल खा रहे हैं वो बीज का भी अपना कुछ सोच है कि हम भी पौधा बनते, हमसे भी फल निकलता और हमें भी लोग उपयोग में लाते, तो मैं भी पुण्य के कायल होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जैसे देखिए कुंड की चर्चा सर किए हैं, थोड़ा सा ये कुंड के बारे में भी हम जानेंगे। जिस प्रकार के हालात राजगीर कुंड की स्थिति जो बनी हुई है, दिन प्रतिदिन धाराओं का जो स्रोत बंद हो रहा है, तो थोड़ा सा हम अभी जैसे मैंने कहा कि राजगीर का भूगोल भी अपना एक बहुत जानकारी वाला विषय यहाँ का है कि राजगीर का इतिहास, भूगोल और नागरिक तीनों जो है अपने आप में एक महत्व रखता है। यहाँ के भूगोल के बारे में जानकारी रखा जाए तो यहाँ के कुंड के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसके पानी में जो है सल्फर पाया जाता है। तो कुंड के लिए जैसे हम आदरणीय धीरेन्द्र सर से मिलेंगे और थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि आखिर क्या स्थिति है सर, आखिर क्यों दिन प्रतिदिन इस प्रकार से होते जा रहा है और क्या कारण है कि जो धाराओं का जो सुखाव है, जो रिसाव बंद हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है सर? क्योंकि ये बहुत वैदिक काल से लोग मानते थे कि इसको ये कुंड के बाद अचानक इस तरह से दिन प्रतिदिन धाराओं का बंद होना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर मुख्य रूप से? राजगीर का जो गर्म कुंड है पूरे हमारा मगध क्षेत्र, बिहार, अब तो संपूर्ण भारत का ही धरोहर और विरासत है। लेकिन वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो यह धरोहर निश्चित रूप से काफी खतरे से गुजर रही है। अभी हाल में फाइनेंशियल 2024-25 के बजट में इसे कॉरिडोर के रूप में परिवर्तित करने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। राज्य सरकार की जैसा डिमांड था, मेरा कहना है कि जिस कॉरिडोर बनाने का केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने निर्णय लिया वह प्राण ही निष्प्राण होता जा रहा है। क्योंकि वह जब जल स्रोत ही नहीं रहेगा तो फिर वह कंक्रीट रूप से एक बहुत बड़े पैसे की खपत केंद्र अथवा राज्य सरकार ऐसी जगह के लिए करेगी। जरूरत इस बात की है कि इस धरोहर को हम कैसे पुनर्जीवित करें। पुनर्जीवित शब्द का मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि यह विरासत हमारा 22 कुंड वामन धारा आप जाकर के आज देखें तो करीब करीब नहीं भी तो 70% हमारा जल स्रोत है जो समाप्त हो चुका है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक बहुउद्देशीय योजना पर वर्क करना होगा। पर्यावरणविद से, सेंट्रल गवर्नमेंट जल बोर्ड से ये बैठकर निर्णय लेना पड़ेगा कि जो हमारा धरोहर है वह कैसे जीवित रहे। आज वर्तमान में एक दृष्टांत के रूप में देते हैं कि आधुनिकीकरण के तहत कुंड क्षेत्र में बहुत सारी चीज का काम किया गया। जैसे आप पांडु पोखर देख रहे हैं, काफी ऊपर से पानी का फ्लो आ रहा है, लेकिन सौंदर्य के कारण कुंड परिक्षेत्र में आज करीब करीब 150-200 बोरिंग किया हुआ है। कुछ ऐसे बोरिंग्स भी हैं करीब करीब 20-30% जहां गर्म जल धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। पिछले 4-5 साल पहले मैं अथक प्रयास कर करके उन जल स्रोतों को बंद करवाया, लेकिन वह पूर्ण रूप में ना अभी भी वर्क कर रहा है। अभी भी वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वह वर्क हो रहा है। तो जो गर्म पानी जो निकल रहा सर, क्या ये सरकार के द्वारा मतलब आदेश के द्वारा सारा बोरिंग किया गया? आदेश नहीं है, वह प्रकृति के द्वारा ऑलरेडी गिफ्टेड है।
लेकिन जब उस क्षेत्र में बोरिंग से ही पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, बोरिंग करवाया कौन सा, सरकार करवाया या फिर अपने कुछ निजी संस्थानों में, निजी होटलों में भी है और सरकार के आसपास भी है। जरूरत इस बात की, कुंड क्षेत्र में समुचित पेयजल की व्यवस्था करके निश्चित रूप से बोरिंग को बंद जब तक नहीं की जाएगी, यह निश्चित है कॉरिडोर होने लायक नहीं रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगा कि यहां पर भी गर्म पानी निकला करता था, जैसा कि स्थिति बना हुआ है। आज ब्रह्मकुंड पर आप जाकर देख सकते हैं, सिर्फ सप्तधारा कहने का है, उसमें 5 धारा हमारा सिर्फ चल रहा है और ब्रह्मकुंड है। बाकी जितनी कुंडें आप देख रहे हैं, चाहे वह मार्कंडे हो, चाहे वह व्यास हो, चाहे वह गंगा जमुना में जो धाराएं हैं, सभी के सब ड्राई हो गए, कंप्लीट ड्राई, ड्रॉप भी पानी नहीं गिर रहा है। निश्चित रूप से उस पर भी ध्यान देना होगा और समुचित रूप से जो हमारा कहा है कि व्यवहारगिरी पर्वत पर भेलवा डोल की निश्चित रूप से खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि 1938 के भूकंप के बाद वह सारा जो स्रोत था वह स्टॉप हो गया। खास करके 1-2 बार प्रयत्न भी किया गया तो यह खाना पूर्ति है। निश्चित रूप से उसको कस के खुदाई जब तक नहीं हो 7-8 फीट, हमको याद है कि उसमें हम लोग गंगा में स्नान करते, उस तालाब में स्नान करते थे। कहावत है कि वो पानी स्टोर होकर फिल्टर होकर वही हमारी जलधाराएं तैयार होती हैं। तो निश्चित रूप से एक समुचित कार्यनीति के तहत उस बेलवा डैम की खुदाई होनी चाहिए, बोरिंग बंद होनी चाहिए और पर्याप्त रूप से जब वर्षा होगी तभी यह हमारा गर्म स्रोत निश्चित रूप से मानवों की सेवता देता रहेगा, अन्यथा यह एक दिन इतिहास बनकर समाप्त हो जाएगा। सर ऐसा नहीं लगता सर कि राजगीर के सौंदर्यीकरण के चक्कर में सरकार जो है यहाँ के प्राकृतिक धरोहरों को विनाश करने का काम किया कहीं ना कहीं मतलब अप्रत्यक्ष रूप से? नहीं, इसमें सामंजस्य बनाने की जरूरत है। जैसा राजगीर का परिक्षेत्र है, जैसा कि हमें प्रकृति प्रदत्त मिला है, ये निश्चित है कि पुरानी धरोहर कहाँ हमारा उससे विखंडित होता है, कहाँ विनष्ट होता है, यह पर्यावरणविद लोगों से और भी जो सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जो हैं जानकार लेकर के ही काम करें। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि वर्तमान में जो हमारा ब्रह्मकुंड की तलहट्टी में जो बनाया गया है वह निश्चित रूप से वहां के जल स्रोत से हमारा निश्चित है जो गर्म स्रोत है वह प्रभावित हुआ है। कार्य ये सब कर करके निश्चित रूप से विभिन्न जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह विश्वास करके करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, आधुनिकी के नाम के कारण हम उसको अमली जामा देंगे, लेकिन जिसके लिए राजगिरी की ख्याति हमारी प्राचीनता के लिए रही है, जो नेचुरल हमारा गिफ्ट दिया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री का भी कहना है कि यहाँ 5 पहाड़ियां अति प्राचीन हिमालय से ही प्राणी हूं, उनके मेरे पास पेन ड्राइव भी है। तो वो चीज, वो धरोहर तभी रहेगा कि वो धरोहर को संरक्षित करते हुए आप विकास करें। विकास के नाम पर पुराने धरोहर को ध्वस्त न करें, विनष्ट न करें, यह मेरा विनीत भाव के साथ सरकार से भी उद्बोधन है। चलिए, बहुत अच्छा सर से बहुत बहुत धन्यवाद सर को। जैसा कि देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आज सही बात है कि कुंड का जो है मतलब धाराओं का बंद होना एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, पूरे समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार प्रदेश के लिए, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज दिन प्रतिदिन जो जैसे अभी देख सकते हैं जू सफारी, नेचर सफारी के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई हुई। अभी देख सकते हैं स्वर्ण भंडार के पास जो जल का जो स्रोत था वो पूर्णतः बंद कर दिया गया। जो पिकनिक स्पॉट लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए जो खुला हुआ था उसको बंद कर दिया गया। तो धीरे धीरे सब सारी चीजें जो सौंदर्यीकरण के नाम पर जो कहीं ना कहीं हमारी जो विशेषता जिस चीज से थी वो धीरे धीरे बंद हो रही है। तो सर के माध्यम से भी सर ने कहा कि सरकार से आग्रह रहेगा कि जो हमारा वर्तमान सरकार इन सब चीजों पे भी ध्यान दे, चाहे वो भेलवा डोब हो, चाहे जो भी सारा जहां से पानी का जो जल स्रोत था उसको रोक करके नहीं बल्कि उसको पुनर्जीवित किया जाए, तब जाकर के कहीं ना कहीं जो कॉरिडोर जो हमारा सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यवस्था डाला गया इस बार की नई कॉरिडोर बनाने का जो योजना लाया गया है, तो वो तभी सफल हो पाएगा जब हमारा कुंड जीवित रहेगा। और बात रह गई जिस मुद्दे पे आज हम लोग बैठे हुए हैं, नीम, पीपल, तुलसी को लेकर, कि जो हमारा वातावरण को जितना ज्यादा सुगंधित और शुद्ध करता है वो नीम, पीपल, तुलसी है, जिसकी 24 आवर्स पीपल और तुलसी के बारे में जाना जाए तो 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन देता है। और ऐसे पेड़ पौधों में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, इनमें हमेशा जल डाल करके इन्हें जीवित रखना चाहिए। मैं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के सभी लोगों से मैं यही आग्रह करता हूं। इसी के साथ मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप लोग पर्यावरण को संरक्षित। वंदे मातरम। धन्यवाद।